देख रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहला लेक्चर है। तो देखो, यहाँ पर ऐसा यूनिट्स होंगी, मोल वगैरह होंगे और समीकरण विधि है, ये सब चीज़ें मोलानुपाती सूत्र, ये सब जो हम देखते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, यूनिवर्स है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक पदार्थ मैटर होता है और एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा क्या होती है कि जो कार्य हम कर रहे हैं ना, उस कार्य को करने के लिए जो आवश्यक जो चीज़ होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। अब पदार्थ क्या है? देखो, पदार्थ वो होते हैं जिसका आकार होता है, आयतन होता है, इसे महसूस कर सकते हैं। महसूस तो ऊर्जा, लेकिन आकार, आयतन, एक निश्चित कणों की संख्या जिसको माप सके, वो चीज़ क्या होती है? पदार्थ होती है। इसी में सारी चीज़ें आती हैं, केमिस्ट्री वगैरह भी है ना, मोल कॉन्सेप्ट ये सब आता है। और ऊर्जा में हम देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में ऊर्जा के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर जो है, जो आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में देखेंगे। पहला है भौतिक अवस्था क्या होती है। भौतिक अवस्था जो होती है उसके आधार पर जो है, यानी भौतिक अवस्था जिसे आयतन ये सब होता है, तो भौतिक मापा तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं भौतिक। एक द्रव होता है, एक ठोस होता है, गैस होता है, ठीक है ना। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम इसमें यहाँ बात करेंगे। अब देखो, रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण हमने किया है, ठीक है ना। इसी रासायनिक अवस्था के आधार दो वर्गीकरण, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं जो तत्व और यौगिक होते हैं, और एक मिश्रण होते हैं जो समांगी और विषमांगी होते हैं। अब हम देखेंगे एसआई यूनिट वगैरह क्या होती है। देखो, ये जो एसआई यूनिट है 7 तरह की होती है। द्रव्यमान जिसे हम किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई जिसे मीटर में मापते हैं, समय सेकंड में मापते हैं, ताप केल्विन में मापते हैं, धारा एम्पियर में, पदार्थ में मोल, और प्रकाश की तीव्रता कैंडेला में। अब इसको कन्वर्जेशन होता है कुछ, जो हमें याद रखने वाला है वो है, एक एटीएम में होता है 760 mmHg, ठीक है ना, जिसे हम 760 टॉर भी बोलते हैं। एक mmHg यानी कि एक टॉर होता है। एक लीटर एटीएम क्या होता है? 101.325 जूल। एक कैलोरी के तो 4.2 जूल। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुणा 10⁻19 जूल होता है। अब हम देखेंगे मोल। अब मोल क्या होता है? वे चीज़, यानी वे संख्या जिससे हम परमाणु, अणु, आयन को माप सके, है ना। अब उसको मापना क्या है? उसका भार, आयतन, संख्या है, ठीक है। और यही है इसकी ऐसा यूनिट है ना, कि ऐसा यूनिट मापने की, मोल, अणुओं को, परमाणु को, आयनों को। अब ये क्या क्या इसको हमने दिया है मोल को, यानी मापने का जो साधन है वो क्या बनाया है इन सब चीज़ों को, परमाणु, अणु, आयनों को, कि कार्बन 12 जो समस्थानिक है, आइसोटोप्स, आइसोटाइप है ना, उसको, उसका जो 12 ग्राम कार्बन है ना, तो जो 12 ग्राम कार्बन में जितनी भी संख्याएं होती है उसी को हम मोल कहते हैं, ठीक है ना। जिसे हम अवगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। यानी कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम कार्बन में जो परमाणुओं की जो संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। और इसी को अवगाद्रो संख्या Na भी बोलते हैं, जो कि कितनी होती है? 12 ग्राम कार्बन 12 की कितनी होती है परमाणु संख्या? 6.023 या 22 गुणा 10⁻23 होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई बात करे एक मोल किसी भी चीज़ की, केलों की, परमाणु की, अणु की, आयन की, ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है Na परमाणु, केले आयन, या हमारा अणु। तो इसका मतलब हुआ कि उसमें कितनी संख्या है परमाणु, अणु, आयन, केलों की? 6.023 या 2 गुणा 10 23 माने 6.023 गुणा 10⁻23। तो ये हमारी संख्या है। अब देखो भाई, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ को क्लियर करना है? एटॉमिक मास यूनिट क्या होते हैं? परमाणु, या हम इसे बोलते हैं एकीकृत द्रव्यमान इकाई। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है? कि जो भी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के, है ना, 1/12वें भाग का जो भाग होता है, तो उसी के भार को हम 1 AMU बोलते हैं। यानी कि कार्बन 12 जो समस्थानिक है ना, उसका एक परमाणु, हमने 12 ग्राम लिए थे, 12 ग्राम में कितना है? 6.02 गुणा 10⁻23 परमाणु है, ठीक है ना। लेकिन हमें एक परमाणु लेना है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 12 से डिवाइड हो जाएगा 6.023 गुणा 10⁻23 का, तो एक परमाणु। और उसको जब हम निकाल कर, है ना, उस संख्या को 1/12वें भाग से गुणा करते हैं, ठीक है ना, उतना ही हमारा क्या होता है? 1 AMU होता है। तो जो हम ये सब करेंगे वो कितना निकलेगा हमारा? 1 पॉइंट, यानी 1 AMU क्या होता है? AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, जो कि होता है 1.67 गुणा 10⁻24 ग्राम, ठीक है ना।
और अगर किलोग्राम में करें तो 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है ना। इसी को एक डाल्टन भी बोलते हैं, एवोग्राम भी बोलते हैं। अब देखो परमाणु भार क्या होता है, ठीक है। परमाणु भार एटॉमिक वेट वो चीज़ होती है कि जब हम किसी एक मोल परमाणु भार की बात करें, है ना, या फिर हम Na परमाणु भार की बात करें, या हम ग्राम परमाणुक भार की बात करें, या हम एटॉमिक वेट की बात करें, है ना, यानी कि ये सब जो वर्ड हैं वो एक ही चीज़ को बता रहे हैं, नहीं परमाणु भार को, जो कि हमारा कितना होता है, जो कि हमारा जो किसी भी कार्बन किसी भी जो हमारा परमाणु है उसका जो होता है, नहीं जिसको हमने निकाला है भार होता है, वही उसी के बराबर होता है एटॉमिक भार जो होता है, ठीक है ना, उसका जो कि हम ग्राम में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कार्बन का है, तो कार्बन का अगर पूछा जाए कि 1 मोल परमाणु भार निकालो, या फिर बोल दे ग्राम परमाणिक भार में, या परमाणविक भार निकालो कार्बन का, या एटॉमिक वेट, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि कार्बन का वेट पूछ रहा है, जो कि हमारा होता है 12 ग्राम। क्लोरीन का पूछे या नाइट्रोजन का पूछे तो इसी तरह से हो जाएगा, या 1 मोल परमाणविक भार पूछे या परमाणविक भार या ग्राम परमाणविक भार, तो वो होता है हमारा एटॉमिक वेट क्या होता है, वो होता है क्लोरीन का 35.5 होता है, और नाइट्रोजन का 14 होता है। अब आणविक भार पूछे तो यहाँ पर अणु आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आणविक 1 मोल आणविक भार पूछे, या फिर एटॉमिक वेट जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, सॉरी एटॉमिक हो तो एटम का हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर आणविक भार पूछे, ग्राम आणविक भार, इसे भी ग्राम में लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा, वो जितने भी हमें एटम्स दिए हुए हैं उन सब का जो प्लस करके उसका हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि N2 बोल दिया, तो N2 में एक तो एक परमाणु का तो 14, तो 2 परमाणु तो 14 14 28। इसी तरह CO2, तो CO2 में भी एक जो हमारा परमाणु है उसके 12, और ऑक्सीजन का एक, यानी 3 होगा ना, ऑक्सीजन के एक का था 16, 16 और 12, 16 2 हो गए ना, तो 16 16 32 और प्लस 12, तो इसी से 44। तो ये हमें देखना है आणविक भार में। अब कॉन्सेप्ट ये हो गए, चौथा अब देखेंगे हम। अच्छा 3 हो गए क्या, तो चौथा हमारा है कि औसत परमाणु या अणु भार। तो औसत परमाणु या अणु भार के निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो हमें मान लो ए परमाणु का भार है, ठीक है ना, उसको, या बी परमाणु भार या सी परमाणु भार, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको उस ए को या बी को निकालने के लिए उसके भार से, है ना, जो एम भार है उससे गुणा करेंगे, यानी एम में वो बोलेंगे, एम में बोलेंगे ना, ए का परमाणु भार को क्या बोलेंगे, एम ए, बी के एम बी, सी के एम सी, या कोई भी हो, है ना, तो उसको उसके भार को हम, यानी उसका मान लिए कार्बन है नाइट्रोजन, तो एम एन या एम सी बोलेंगे, ठीक है ना, उसका भार, और जो भार और दिए गए उन सबको प्लस करेंगे, है ना, अनुपात निकालना, औसत औसती, और जितने भी दिए गए हैं यानी कुल जो संख्या है ना, मान लो जो प्रायिकता है परमाणु की पाए जाने की, जो उनकी संख्या है उसको हम x1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, x3 मान लेते हैं, इन तीनों में से, तो उसको हम क्या करते हैं, भाग दे देंगे, यानी कि कुल संख्या और जो हमें परमाणु दिए गए उनका भार, उसका प्लस उन सबका योग, उसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा औसत परमाणु या अणु भार आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट 5 हमारा क्या है, मोल भार आयतन और अणु संख्या में संबंध देखना है। तो मोल क्या होता है, मोल होता है हमारा पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे में अणु भार, करेंगे तो मोल आ जाएगा, यानी कि W ग्राम बटे में मॉलिक्यूलर वेट, जिससे हमारा एन यानी मोल आ जाएगा। जैसे कि टेबल शुगर है, क्वेश्चन है कि उसके 2 मोल का भार ज्ञात करो, तो यहाँ पर टेबल शुगर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जो कि होता है कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 ऑक्सीजन 11, कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 ऑक्सीजन 11। तो अब हमें इसका अणु भार निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट, और भार हमें दिया, भार नहीं दिया, भार ही तो पता लगाना, तो उस और मोल दिया गया, तो जब मोल का और अणु भार का गुणा हो जाएगा तो हमारा भार आ जाएगा इजीली, ठीक है ना। अब एक और होता है मोल, मोल का फॉर्मूला, अगर मान लो हमें अणुओं की संख्या निकालनी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अणुओं की संख्या बटे में अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या से हम डिवाइड करें अणुओं की संख्या से, तो हमारा मोल इससे भी नहीं, यानी n इज इक्वल टू में कैपिटल N बटे में Na, जो हमारा अवगाद्रो, यहाँ n क्या है, अणुओं की संख्या है, ठीक है ना। तो इसको भी हम बराबर कर सकते हैं किसके, जब हमें और भी चीज़ें पूछी जाए तो हम इसको W बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी भार बटे में अणु भार से हम बराबर कर सकते हैं, जो मोल ही है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3.5 मोल H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या, जैसे अणुओं की मोल दिए गए हैं तो हमें मोल इज इक्वल टू में क्या है, अणुओं की संख्या बटे में मोल क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या हमें पता है 6.02 गुणा 10⁻23 होती है। तो उसी से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, मोल का, तो हमारा अणुओं की संख्या निकल आएगी। तथा ये दोनों हमने यहाँ देखो बराबर भी कर दिए, ठीक है ना। तो इससे भी हम, जैसे कि हमें अलग अलग क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है ना, तो उससे अगर हमें पूछ रहा है अणुओं की संख्या, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम भार को गुणा करते हैं अवोगाद्रो संख्या से और बटे में मॉलिक्यूलर वेट है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। या कोई भी चीज़ पूछ ले, है ना, जैसे भार पूछ लिया, तो हम यहाँ कर मॉलिक्यूलर वेट को जो है अणुओं की संख्या और बटे में अवोगाद्रो संख्या से कर देंगे, मोल भी और भार निकल आएगा या मोल दिया गया उस तरफ से, ठीक है ना। ये भी दोनों बराबर ही हैं। अब क्वेश्चन है इसी तरह से, तो ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं। अब देखो परमाणुकता क्या होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। तो ये चीज़ क्या होती है कि जो भी हमें अणुओं में और या कितनी भी जो भी हैं दी गई है कोई वैल्यू, जो भी हमें एक समीकरण दी गई है, उसमें जितने भी परमाणुओं की संख्या है ना, उसी की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणुकता बोलते हैं। अब इस परमाणुकता से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं जो कि होती है परमाणु संख्या। जैसे अभी हमें एटॉमिक क्या पूछ रहा है, हमें अणुओं की संख्या पूछ रहा है, लेकिन परमाणु की संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, अणुओं की संख्या गुणा कर देंगे परमाणुकता से, जो उसमें जितने भी परमाणु होंगे उनसे गुणा कर देंगे, जिसके में, तो उससे हमें पता लग जाएगी परमाणु संख्या। जैसे कि परमाणुकता कैसे, जैसे CH4 है, तो CH4 में कितने परमाणु हैं, वही चीज़ हमारी क्या है, परमाणुकता है। जैसे कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, 1 5 यानी 5 हमारे क्या है, परमाणुकता है। और उसको गुणा कर देंगे अणुओं की संख्या से, तो हमारा क्या निकल आएगा, परमाणु संख्या निकल आएगी, है ना। जैसे कि अब यहाँ पर अलग क्वेश्चन है थोड़ा ये, कि समस्थानिक आयरन 64 वाला, 54 वाला, 56 वाला और 57 वाला की प्रचुरता क्रमशः यानी पाई जाने की प्रायिकता दे रखी है 5%, 90%, 5%। अब इसका द्रव्यमान बताओ। हमने यहाँ पर क्या प्रायिकता दी गई, तो अब हम यहाँ पर औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। क्या है कि इनका जो पाई जाने की प्रायिकता भार है ना, वो क्या कर देंगे हम, उससे गुणा कर देंगे। प्रायिकता जो पाए जाने की वो है, संभावना जो उनकी संख्या है, तो वो हो जाएगा 54 गुणा 5 प्लस 56 गुणा 90 प्लस 57 गुणा 5, और बटे में जो इसकी कुल संख्या है उसे प्लस कर देंगे। 5 प्लस 90 प्लस मतलब 100 आ जाएगा। तो 100 को जब इससे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, आया किसी तत्व के 3.2 गुणा 10⁻5 परमाणुओं का द्रव्यमान 8 गुणा 10 पावर माइनस 18 ग्राम है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग होगा। यानी कि यहाँ पर परमाणु दे रखे हैं 3.2 गुणा 10⁻5, है ना, और उसका जो है किसी तत्व के, तो उसका जो द्रव्यमान है वो हमें दिया गया है। अब तत्व का हमें परमाणु द्रव्यमान लगभग बताना है, यानी कि क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इतने परमाणुओं का भार इतना है। एक परमाणु का जो एक तत्व के, यानी एक मान, यानी कि एक जो निश्चित परमाणु का जो द्रव्यमान भार है ना, यानी 6 गुणा 10⁻23 जो हमारा होता है ना, उसका जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होगा। तो एक का जब हम निकाल लेंगे तो इससे इसका गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है ना। तत्व का 1 मोल परमाणु का भार, हाँ ठीक है, तो इससे हम जो है ये आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, 1 मोल परमाणु भार का पूछ रहा है, ये तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1 मोल, तो उसके लिए हम 6 गुणा 10⁻23 से जब गुणा कर देंगे, जो Na के बराबर होता है ना, Na परमाणु का भार, तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब क्वेश्चन है कि यदि ग्रेफाइट पेंसिल से कोई अक्षर नाम लिखा गया है, तो इसका भार 3 गुणा 10⁻−10 ग्राम है, इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, ठीक है ना। और हमें कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, हमें जो है इसका भार दे रखा है, हमें क्या पता लगाना है, कितने परमाणु हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ चाहिए, अणुओं की संख्या चाहिए, फिर हम उसको परमाणुकता से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा परमाणु संख्या, कितने कार्बन होंगे।
तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, परमाणु उसकी संख्या। तो यहाँ पर हमें भार दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, अवोगाद्रो संख्या पता है, तो हम उससे अणुओं की संख्या निकाल लेंगे। फिर जब इसका हम परमाणुकता कितनी, कार्बन 1 है, तो उससे करके गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा क्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या है, परमाणु संख्या निकल आई है। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट 6 है, अब मोल और आयतन में संबंध क्या होगा। देखो मोल यानी एन को जब हम कोई भी हमें आयतन दिया गया वी लीटर में दिया गया तो उसको हम गुणा कर देंगे 22.4 लीटर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि वी लिखना है लीटर बटे में 22.4 लीटर। अगर मिलीलीटर में हो तो वी मिलीलीटर में हो, तो उसको निकालने के लिए 22 कितना कर देंगे हम यहाँ पर 22400 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, नहीं 1000 ऊपर लिख देंगे और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, मिलीलीटर के लिए। अब जैसे क्वेश्चन है कि एसटीपी पर 3 मोल SO2 गैस के लिए आयतन ml में होगा, तो ml में यहाँ पर पूछ लिया, तो हमें मोल पता है, हमें 22.4 पता है, बाद में हम डिवाइड भी कर सकते हैं, अभी लिख सकते हैं 22400, तो ये हम मोल को गुणा कर देंगे इससे, तो हमारा आंसर मिलीलीटर में भी आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। अब यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मोल जो है बराबर है भार बटे में अणु भार के, बराबर है अणु संख्या बटे में अवोगाद्रो संख्या के, बराबर है आयतन बटे में 22.4 से, या बराबर है आयतन को जब हम मिलीलीटर में 22400 के। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे जाए तो हम इसको आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ यहाँ याद रखें कि जब हम डायरेक्ट जब गैस की बात हो तो हम n बटे में Na को बराबर कर सकते हैं वी लीटर बटे में 22.4 से। लेकिन जब द्रव की बात हो तो यहाँ पर पहले हम उसकी डेंसिटी यानी इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, पहले उसके लिए डेंसिटी से भार निकालते हैं और फिर अणु की संख्या निकालते हैं। यानी अगर हमें अणुओं की संख्या निकालनी है तो हम v बटे में 22.4 को कर सकते हैं केस में गैस में। लेकिन द्रव में क्या होगा, पहले हम डेंसिटी से बाहर निकालेंगे और फिर हम उसके अणुओं की संख्या निकालेंगे। अब क्वेश्चन है कि CuSO4 5H2O के 1×1022 अणुओं का भार क्या होगा। अच्छा, तो अणु दे रखे हैं, उसका भार पूछ रहा है, तो इसमें n पता है हमें, ठीक है ना, लेकिन W नहीं पता है, और मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, और फिर हम n जो है हमारा W की वैल्यू आ जाएगी। यानी मॉलिक्यूलर वेट का n से गुणा हो जाएगा बटे में n, तो उससे हमारी आराम से वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन है ये लास्ट का कि किसी तत्व के लिए एक ग्राफ बनाया गया है जिसमें उसके द्रव्यमान को x अक्ष पर और उसके परमाणुओं की संगत संख्या को y अक्ष पर रखा गया है। उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है जिसके लिए ग्राफ बनाया गया है, Na की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो ये ग्राफ बनाया गया है, x अक्ष पे क्या है हमारा वेट है ना ग्राम में, और y अक्ष में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, यानी परमाणुओं की संख्या, सॉरी अच्छा ये नंबर ऑफ एटम्स यानी कि हमें अणुओं की संख्या दे रखी है। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल, ठीक है उसे, और वेट हमें दे रखा है यानी कि हमें भार दे रखा है। यानी कि ले देकर टेन थीटा यहाँ पर 1.5×10⁻² दे रखा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार बटे में लंब होता है ना, लंब बटे में आधार होता है। तो लंब हमारा क्या है, हमारा अणुओं की संख्या बटे में आधार क्या हमारा भार है, तो वो दे रखा है हमारा 1.5×10⁻²। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। तो द्रव्यमान जब हम इस तरह वैल्यू रखते हैं, जो कि n को हमने देख के निकाली थी, W मॉलिक्यूलर वेट N/Na, तो हमें क्या वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी दे रखी है W/n की, और हमें क्या पूछ रहा है मॉलिक्यूलर ये तो अच्छा मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमान नहीं, हमें पूछ रहा है आणविक द्रव्यमान, आणविक तत्व का आणविक। ठीक है ना, तो हमें आणविक मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमें निकालना है। तो हमें क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले लेंगे और इसको इधर ले लिया,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बटे में Na हो जाएगा, और इन दोनों का जब डिवाइड जो है वो आंसर हमें पता है 1.5 गुणा 10⁻22। तो सिर्फ हमें क्या करना है, इसका क्या है 1.5 से हमारा जो Na है उसको डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो अभी हमने इतनी चीज़ें देखी।